बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, 13 जनवरी की वो रात जब रात को कार्रवाई डालेगी और बल्ला छीन कर अपने पास रख लिया गया ताकि वोटर्स के पास वो शनाख्त ना हो जिस पर वो मोहर लगाएं, ठीक उसके कुछ दिन बाद जब 8 फरवरी को लोगों ने उस पर रद्द अमल दिया, रद्द अमल देने के बाद जो चीज़ें सामने आई कि वोट तो पीटीआई का है, चले मैंडेट चोरी करते हैं, अगर कुछ बच गए हैं तो उन्हें ख़रीदते हैं। वो काम शुरू हुआ जिसका पीटीआई ने ख़दशा ज़ाहिर किया था कि हमें बल्ले का निशान दें, ये ना हो कल को मंडियाँ लगें, लोग ख़रीदारी शुरू कर दें, किसी का मैंडेट किसी की झोली में डाल दिया जाए। वही हुआ। उससे पहले बताएं, आज आपने इलेक्शन कमीशन में टाइम गुजारा है, उधर से जो जुल्म हुआ था। इलेक्शन कमीशन अब पार्टी बन के पहले भी आया था, अब और ज़्यादा आरओज़ के रिज़ल्ट और फॉर्म 45 पे और नोटिफिकेशन और ये क्या कार्रवाई डाल रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, 13 जनवरी की रात का वो फ़ैसला, बल्कि 13 जनवरी का वो फ़ैसला और उससे पहले ग़लबन 15 दिसंबर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मौसम सरमा की तातीलात से एक दिन पहले वो आखिरी दिन था और 15 दिसंबर की रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान और जो दीगर प्रिजाइडिंग अफसरान समेत इंतखाबी अमले की तैनाती की थी। मेरे ख्याल में बिगाड़ शुरू वहाँ से हुआ था, 15 दिसंबर की रात से, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन की उस दरख्वास्त पर जिसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के का जो ऑर्डर था उसकी कापी भी मुंसलिक नहीं थी, और जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए और फिर वहीं उनको बिठाया गया और उनको बिठाकर दरख्वास्त तैयार करवाई गई और वो दरख्वास्त फिर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई और उस दरख्वास्त की जब समाअत हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि ये आरओज़ और डीआरओज़ हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से ही लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ गलत बयानी की, झूठ बोला, फरवरी 2023 की जो ख़तो किताबत थी उसका जिक्र किया, लेकिन जो जुलाई और अगस्त 2023 में ख़तो किताबत हुई थी वो अदालत को उसके बारे में आगाह ही नहीं किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कोई जानने की कोशिश की। ऐसे जब देखें वो कि चीज़ें जब एक बार तय हो चुका हो कि हमने इस तरफ जाना है तो फिर दूसरी साइड का तो कोई शायद पूछता ही नहीं है और ना ही जानने की कोशिश करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अब तक का कंडक्ट है आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से वो भी हमारे सामने है। मशकूक भी हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि हर चीज़ इतनी खुल के इतनी ओपन हुई है कि अब एक वाज़े तौर पर उसमें हमें तासुब और एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाने के जो दीवार के साथ लगाने ही चुनने के लिए, बिल्कुल वही बात ना, दीवार के साथ लगा दें या चुन दें, बिल्कुल चुन दिया गया और ये सारी चीज़ें अब हमें वो वाज़े तौर पर नज़र आती हैं। और 15 दिसंबर का ये फ़ैसला, फिर 13 जनवरी का रात का वो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाला फ़ैसला, ये दो फ़ैसले आम इंतखाबात से पहले ऐसे थे जिसने, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इन फ़ैसलों ने पाकिस्तान में आइनी, सियासी, जमहूरी, समाजी और मुआशी बुनियादें इन फ़ैसलों ने हिला कर रख दी। आप देखें कि आज भी इंतखाबात हुए, आज 5वां दिन है और 5वां दिन गुजर चुका है, उसके बावजूद ना तो हमारी स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, क्योंकि अब तो इस्तेहकाम आ जाना चाहिए था ना। आपने इंतखाबात करवाए, कुछ सियासी जमातें जो दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं वो कहती हैं कि हम मेजॉरिटी में आ गए हैं, हमें अवाम की अक्सरियत ने हमें मुंतखब किया है, इसलिए हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस तरह का डाका डालेंगे अवाम के मैंडेट पे, और फिर अब हालात ये हो चुके हैं कि कोई दुनिया का मुल्क पाकिस्तान के आम इंतखाबात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। बरतानिया हुकूमती सतह पर बयान दे चुका है, अमेरिका दे चुका है, अमेरिका के अब बाकायदा सेनेटर्स इस हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं और पीडीएम की जो मुमकिन तौर पे आगे नई हुकूमत बनने की कोशिश कर रही है, उस हुकूमत को और इन इंतखाबात को भी तस्लीम ना करने का वो कह रहे हैं। और आप देखें कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले थे, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की वो बदनीयती और बददियांती थी जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका मारा। और अब भी आप देखें कि आज भी ये प्रोसेस जारी रहा और अब इसी प्रोसेस को काउंटर करने के लिए एक शहरी हैं, मोहम्मद अली उनका नाम है, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त भी दायर की है और उस दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार दे
और इन इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए 30 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए और ये नए इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट या जो ओवरऑल अदलिया है उसके मतहत ये इंतखाबात करवाए जाएँ। लेकिन ये चीज़ कोई ज़्यादा फिजिबल नहीं लगती कि अभी आम इंतखाबात हुए और फिर नए इंतखाबात हों। इसमें एक जो बेहतरीन और आसान रास्ता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फॉर्म 45 की बुनियाद पर हर वो हलका जहाँ पर पीटीआई ये कहती है कि उनके जो वोट है, उनकी जो सीटें हैं, उनके ऊपर डाका मारा गया और ये तकरीबन 90 से 100 सीटें बनती हैं। ये कुछ कम तादाद नहीं है, 90 से 100 सीटें ऐसी बनती हैं। देखिए सिर्फ 15 सीटें कराची की हैं जिसके ऊपर पीटीआई भारी लीड के साथ आगे थी और फिर ये रात को 3-4 बजे तक ये सिस्टम चलता रहा। अचानक फिर नतायज आना स्लो हुए और फिर उसके बाद एक ख़बर चलवाई गई बाकायदा फरमाइश करके। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन से रवाना हुए तो 3 घंटे तक वो गायब रहे। जहाँ उनको किसी ने बुलाया था, पसीना उनके माथे पर सर्दियों में आया हुआ था और वो पैदल चलते हुए। अमूमन ये होता है कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल ये है कि जब इलेक्शन कमीशन साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाहर निकलते हैं तो उनकी गाड़ी पहले ही दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है ताकि वो हर सरकारी पाबंदी जी जी ताकि वो साहब आए तो साहब को इंतजार ना करना पड़े। जी जी वो आए, गाड़ी खड़ी हो, दरवाज़ा खुलता है और वो चलते चलते ही बैठ जाते हैं, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकते। लेकिन उस रात क्या हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इधर से निकले इमारत से, इलेक्शन कमीशन से, उस तरफ सामने करके दूसरी तरफ ना वो शेड के नीचे उनकी BMW जो बुलेट प्रूफ उनकी गाड़ी है वो खड़ी थी। वो यहाँ से फ़ोन सुनते हुए वहाँ तक पैदल गए हैं और ड्राइवर को पता ही नहीं था कि साहब जो है वो आए हुए हैं। ड्राइवर कहीं अंदर था बैठा हुआ, फिर उसको फ़ोन किया गया कहाँ पे हो, वो बेचारा फिर भागा भागा आया, वो गाड़ी तक आया, गाड़ी में बैठा, साहब को लिया और लेके चला गया। 3 घंटे तक वो गायब रहे और 3 घंटे के बाद जब वो ये सारी रिवर्स इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आगाज़ किया जाने लगा तो फिर पहले जियो पे खबर चलवाई गई और ख़बर ये चलवाई गई कि अशरफ मलखम है, जियो के रिपोर्टर हैं, ज़राए से ये खबर चलाई गई कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो इस वक्त इलेक्शन नताइज या दादोशुमार TV चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और जब ये खबर चलवाई गई तो जो शाहजेब खानज़ादा हैं जियो के, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हमारे ये जो नताइज हम चला रहे हैं, जो होते हैं जी वो जी ऑफिस में होते हैं, वो जी जी उन्होंने कहा बिल्कुल जी जी उन्होंने कहा कि हम जो नताइज दे रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं, अगर किसी को इसका फ्रांजिक ऑडिट करना है तो बेशक आके कर ले। लेकिन ये खबर चली, इससे एक ग्राउंड बना कि ये जो ये नताइज हैं ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन और जो RO ऑफिस के अंदर फिर खिलाई मखलूक या जो भी लोग थे जिन्होंने ये जुर्लू फेरा है, बहुत सारी अब तो वीडियोस सामने आ चुकी हैं फॉर्म 47 बनाने की। अब तो बाकायदा फॉर्म 45 भी तैयार हो रहे हैं क्योंकि पता ये चला कि जब रावलपिंडी में इन्होंने बशारत राजा साहब के हलके में इन्होंने धांधली की तो कौमी असम्बली के लिए 2,60,000 के करीब वोट पड़े हैं, जबकि जो उसके थे उसी हलके के नीचे 2 सूबाई असम्बली हैं उसमें 60,000 ज़्यादा वोट पड़ गए। यानी 60,000 बंदे ने कौमी असम्बली की सीट के लिए जो है वो वोट ही नहीं दिया। तो जब आपने इस तरह के ब्लंडर किए, आपका एक फोकस था दूसरी साइडों से, तो आपने वो तराजू को बराबर रखना शायद आपको याद नहीं रहा, तो वो अब उन चीज़ों को अब दोबारा से वो किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त आई है, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए क्योंकि इस वक्त अब 3 से 4 मुमालिक हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा चार्जशीट कर चुके हैं, चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर चुके हैं क्योंकि ये दोनों फैसले देने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं। जी जी पहले उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन काम ये कर रहा है कि नवाज शरीफ की जमात को फैसिलिटेट किया, जी बिल्कुल इसी तरह उसका भी इन्होंने केस नहीं किया। अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप केस करें। जी जी देखें पाकिस्तान के अंदर तो गलत खबरें भी चल जाती हैं ना, लेकिन बैरून मुल्क तो ये सारी चीज़ें देखभाल के इसके ऊपर रिपोर्टिंग की जाती है, तो फिर वहाँ पर जी जी इधर भी उन्होंने वही काम किया कि सारा मैंडेट जी जी मैंडेट चोरी किया। और दूसरा आप देखें कि अब इलेक्शन कमीशन में जो एक और बददियानती की गई, अब कल जब PTI के 3 जो उम्मीदवार थे इस्लामाबाद से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी थी और कहा था कि एक तो नताइज रोके जाएं और दूसरा इन जो नताइज हैं ये फॉर्म 45 के तहत इनका दोबारा से जायज़ा लेके इनकी दोबारा गिनती की जाए और तब तक जब तक गिनती नहीं हो जाती तब तक ROs को नोटिफिकेशन जारी करने से रोका जाए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कल नोटिफिकेशन जारी रोकने का भी हुक्म दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत हैं
और आज इलेक्शन कमीशन में ये खबर निकली है जी कि हल्का NA 46 और 47 दोनों के जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। और गजट नोटिफिकेशन है गुज़श्ता रोज़ के, यानी 11 फरवरी को। अब दो इसमें सूरतें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जानबूझकर बददियानती की और एक तरफ उसने अपना फैसला दिया कि ये जो ROs हैं वो इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी ना करें NA 46 और 47 दोनों में, और दूसरी जानिब इधर इलेक्शन कमीशन ने खुद ही उसका गजट नोटिफिकेशन कर दिया। दूसरा ये हो सकता है कि कल इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर से पहले ही RO ऑफिस या इलेक्शन कमीशन में गजट नोटिफिकेशन तैयार हो चुका था, जारी हो चुका था, लेकिन उसको छुपाया गया और आज मीडिया को वो गजट नोटिफिकेशन मिल गया। और इस तरह इलेक्शन कमीशन एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ इकदाम कर रहा है, उधर ROs को रोक भी रहा है और इधर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन की जो बददियानती है वो तो हमारे सामने है, खुलकर आ चुकी है। इंटरनेशनल जो मुबसरीन आए हुए थे, ऑब्जर्वर्स, उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमेरिका इस हवाले से बयान दे चुका है। अमेरिकन सेनेटर्स अब सेनेट में ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जो पाकिस्तान के आम इंतखाबात हैं, ये तो मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ सर नहीं हुआ था, इवन के ज़िया के दौर में भी इस तरह के हालात नहीं थे, अयूब खान के दौर में भी इस तरह के हालात नहीं थे। लेकिन जो रिजल्ट अब नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन इज द फाइनल थिंग ना, उसको चैलेंज हाई कोर्ट, देखिए ट्रिब्यूनल है। हाँ। ट्रिब्यूनल में ये चीज़ें, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन से ये सवाल होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया था ROs को कि आपने नोटिफिकेशन नहीं करने, तो फिर ये गजट नोटिफिकेशन कैसे जारी हुआ, पहली बात। दूसरा ये है कि इस हवाले से ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल में जाएंगे कि भाई जब इलेक्शन कमीशन का ये आर्डर है कि नोटिफिकेशन नहीं करने फाइनल फॉर्म 45 का जो हतमी सरकारी नतीजा होता है वो नहीं करने, तो फिर उसके बावजूद ये गजट नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। इस पर बात नहीं हुई कि जितने फॉर्म 47 है उनका फॉन्ट डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, कोई उर्दू में है, कोई इंग्लिश में है, ये भी पहली दफा ही हुआ है। देखिए ये चीज़ें भी, प्रिंटर का कोड आपको भी पता होता है, जी प्रिंटर के कोड्स भी डिफरेंट। जी जी बिल्कुल यही बात है। और हम उसी वक्त ये कह रहे थे कि जो ये EMS सिस्टम है, EMS सिस्टम के तहत जो भी फॉर्म 47 जारी होता है उसमें नस्तालीक जो फॉन्ट है वो यूज़ किया जाता है। मेरे ख्याल में ये कैलबरी फॉन्ट नादरा के पास है, जी जी यहाँ होता जी है, जी सेम फॉन्ट। ये असल में ना मेरे ख्याल में कैलबरी फॉन्ट पार्ट 2 जो है ना, ये फोर्जरी इसमें भी हुई है, क्योंकि जो जेली फॉर्म 47 तैयार हुए हैं ना, वो फॉर्म 47 आप भी चूँकि सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, हम उर्दू टाइप करते रहते हैं, तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएँ और वहाँ पर आप जाके उर्दू लिखें ना, तो उसके ऊपर वही फॉन्ट आता है जो इन जेली फॉर्म 47 में इस्तेमाल हुआ है। और हैरान कुल बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था फॉर्म 47 का, उसके ऊपर भारत में मीडिया ने उसके ऊपर रिपोर्टिंग की और उन्होंने कहा कि बड़ी हैरान कुल बात है कि 3 बार का वज़ीर आज़म है और वो ये जेल साजी इस तरह की कर रहा है। क्या हुआ, वो भी तो 12 तारीख थी, उस पर भी कोई अपडेट आएगी सर? अभी तक उसके ऊपर अपडेट नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट में आज हियरिंग थी उसकी। जी जी, दरखास्तें अभी देखें कि इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में 80 दरखास्तें थीं जो मुख्तलिफ जिसके ऊपर ये धांधली की गई है। और अब देखें कि आज जमात इस्लामी वाले इससे पीछे हट गए और बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब कि जिस तरीके से लोगों को भूंडे अंदाज में जितवाया गया, लोग शर्मिंदा है कि यार वोट उनको पड़ा है तो उनके मैंडेट पे हम कैसे डाका मार के कब्जा करें। थोड़ी सी अक्ल आना शुरू हो गई है कि अपने नहीं तो दूसरे के हक के लिए इकट्ठे हों ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना हो और जो खुफिया हाथ है उसको रोका जाए और सियासतदानों का काम सियासतदानों को करने दिया जाए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।